Hello, my dear student. Today I am talking with you what is electric current and how to flow electric current and why. इस दो टॉपिक को मैं बहुत ही डीप में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। सो आप अपनी कॉपी और पेन लेके स्टार्ट हो जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी शब्द पे हम लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन को समझा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बारे में भी बहुत हम लोग अच्छे से पढ़े हैं अपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड के मोटिव से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है करंट। आप इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन आपका जो होगा यही होगा। ओके, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ करंट, आपका आंसर क्या होगा। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे ये जो बातें बोली जा रही है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में आप लोग समझ ही चुके हैं कि चार्ज इज अ फंडामेंटल थिंग ऑफ एनी एटम। इस चीज़ के बारे में आप समझ चुके हैं। चार्ज के एसआई यूनिट क्या होती है, ये कौन सी स्केलर है, वेक्टर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो इसकी डिफिनीसन हो गई। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। इस चीज़ को अगर चाहें तो फार्मूला क्या बताएंगे कि करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फार्मूला। अगर इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से एक और आप डिफिनीसन दे सकते हैं, व्हेन in a circuit 1 coulomb charge is flow to a conductor in per unit time is called electric current। तो अब यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। आप समझते हैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलम्ब होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट आया वो क्या आया, कुलम्ब पर सेकंड। और इस चीज़ को भी आप समझते हैं कि कुलम्ब पर सेकंड जो होता है ये किसके इक्वल होता है। तो आपको याद रखना होगा 1 कुलम्ब पर सेकंड जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 1 एम्पीयर। तो अब यहाँ से आप ये बोल सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करेंट या इलेक्ट्रिक करंट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एम्पियर। एम्पियर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मैं नोट्स बनाया हूँ, हैंड रिटन नोट्स, ये तो आप कॉपी करिए ही, साथ में साथ जो मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें भी आपको कुछ ना चीज़ है ऐसी है कि जो मैं नोट नहीं किया हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये सारी बातों को आप अच्छे से सुनकर आप इसको कॉपी कर लिया करिए। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। इसके अदर भी यूनिट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कुछ अदर यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा है 1 मिली एम्पियर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिली एम्पियर। अब ये बातें आपको याद रखनी हो कि जहाँ भी आपको मिली वर्ड आ जाए तो आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, 10⁻³ तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है। 1 नैनो एम्पियर 10⁻⁹ एम्पियर के इक्वल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस चीज़ को आप कॉपी करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
अब आप लोग ये बातें समझ चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, तो आपको ये बातें याद रखनी होगी। इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा मीन्स चार्ज फ्लो होगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने आपको बताया। अब इस चीज़ को आपको समझना होगा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, ए टू बी डायरेक्शन में। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट डायग्राम, तो आपको ये बताना हो कि इलेक्ट्रॉन की जब फ्लो ए टू बी है तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बी टू ए की ओर होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है फ्लो ऑफ चार्ज की, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, इधर होगी। ये तो कन्वेंशनल करंट में ये बातें की जा रही है कि कन्वेंशनल करंट में आपको बताना होगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर। लेकिन जब यही बातें आपसे इलेक्ट्रिक सर्किट में डिस्कस कर लिया जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी की फ़्लो होती है वो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनागा तो उसमें क्या है, ऐड किया जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड किया जाएगा, सेल या बैटरी यूज किया जाएगा। अब उसके जो दो टर्मिनल होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। इस बात को आप समझिए। अब आप देखेंगे कि जो सेल बनेगी उसकी जो बड़ी लाइनिंग होगी ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, जो स्मॉल होती है वो निगेटिव को। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सपोज मान लीजिए ये मान लीजिए कि ये एक सेल बन गया और इस सेल में पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको कहाँ से बताना होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब कुछ सारी चीज़ें ये न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यू या ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है, तो आप ये फार्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि आई जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के क्या होता है, इक्वल होता है, मीन्स आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन आप इस चीज़ को भी पढ़ चुके हैं कि क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। आप फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझ चुके हैं कि क्यू की वैल्यू जो होती है वो एन ई के क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्यू के इन प्लेस ऑफ क्यू आपने क्या पुट किया, एन ई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। यहाँ से एन की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए आपने फार्मूला क्या ले लिया, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि सपोज कर लीजिए ऐसा कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 1 एम्पियर। ओके, और टाइम आपका क्या है, 1 सेकेंड। और वहाँ पे ये बातें आप समझ रहे हो कि जो ई की वैल्यू होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। इन सारी वैल्यू को आप जैसे ही पुट करेंगे तो आपको क्या होगा, एक रिलेशन। जैसे उन सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो आप देखते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये फार्मूला आपने देखा, तो आई की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 1 अपान ई की वैल्यू ये, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा अपान 1.6। अब देखते हैं कि पावर नीचे था, डिनोमिनेटर में था, उसको न्यूमरेटर में ले गया गया तो पॉजिटिव हो गया। उस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब 1 में 1.6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.625 इंटू 10⁻19। अब आप देख रहे हैं कि डेसिमल को क्या किया गया है, राइट हैंड पे लाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको किसी, इसलिए आप देख रहे हैं कि पॉइंट को 1 प्लेस क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है लेफ़्ट टू राइट। तो 6.25 जैसे ही लिखेंगे तो आपके पावर में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना प्लेस ये रिमूव होगा उतना प्लेस ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया 6.25 इंटू 10⁻18। तो अब आपको ये बातें याद रखना होगा कि जैसे ही आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराएं और 1 सेकेंड के बाद 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो आपसे पूछा भी जाता है, डिफ़ाइन 1 एम्पियर, या ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ 1 एम्पियर। तो आपको इस चीज़ के बारे में बताना होगा कि 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18, और चार्ज भी बोल सकते हैं या इतना इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को फिर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इसके पॉइंट को। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर और वेक्टर। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। क्यों हो सकती है, उसका भी लॉजिकल रीज़न है ये। आपको 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आपको स्केलर एंड वेक्टर की जो डिफिनीसन बताई जाती है, उस बेस पे आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बट रियल यह वेक्टर ना हो के क्या है, आपके हिसाब से, आपके क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये क्या है, स्केलर है। लेकिन जैसे ही आप इसको हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे तो आपको फाइनली पता चलेगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है या स्केलर ना होके इसको क्या माना जाता है, टेंसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि इसको हम वेक्टर ना बोल के स्केलर क्यों बोल रहे हैं अपने क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और आपको वेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड vector quantity, and the physical quantity which has only magnitude but not direction is called scalar quantity। ये बातें आप समझते हैं। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये एक जंक्शन है, जो बीच में बिल्कुल पॉइंट जो देख रहे हैं, इस पॉइंट को, इसको बोलेंगे आप जंक्शन। मीन्स वहीं पे सारे करंट क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, मीन्स आ रहे हैं। इधर से आप देख रहे हैं कि 3 एम्पेयर की करंट आ रही है, इस साइड से देखेंगे 2 एम्पेयर की करंट आ रही है, और यदि अपवर्ड डायरेक्शन से आप देख रहे हैं तो 1 एम्पेयर की करंट आ रही है इस जंक्शन के पास। और जंक्शन से ही जो चौथी करंट क्या हो रही है, बाहर की ओर आ रही है, वो आई है। तो अब आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को, इसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन, नेट इनवर्ड करंट में, इनवर्ड करंट जंक्शन की आने वाली करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। आउटवर्ड करंट में जंक्शन से लीव करने वाली, मतलब बाहर आने वाली करंट को। तो जो जंक्शन की ओर आ रही है और जंक्शन से जो बाहर निकल रही है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो इस बेस पे अगर आप देख रहे हैं तो इस साइड से जो करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, सबको आप ऐड कर रहे हो तो टोटल करंट आपको मिल क्या रहा है, 6 एम्पियर। बट आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज नॉट फॉलो द वेक्टर्स रूल। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी कि व्हाट इज़ वेक्टर्स रूल। ठीक है, वेक्टर्स रूल होता क्या है, आप इसको जब 12th में आप आएंगे तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। बाकी क्लास 11th में आप इस चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पे आपको यही समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी।
क्यों ये वेक्टर नहीं है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि बिकॉज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अब सारी बातें आप समझ चुके हैं, डेफिनेशन आप समझ गए, इसकी एसआई यूनिट आपने देख लिया, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, ये भी बातें आपने देख लिया, इसकी डायरेक्शन आपने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हो, मेजर करते हो। तो हाउ कैन यू मेजर इन इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था और ये हमेशा आता है, ये भी पॉइंट बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आपसे ये दो तरह से ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। पहला ये पूछ सकता है कि व्हाट इज एमीमीटर, एमीमीटर क्या है, या ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, किस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर देने के लिए आपको बताना होगा कि एमीमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर्ड बाई एमीमीटर। इस एमीमीटर को एम्पियर मीटर भी बोला जाता है, आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना करिए। ठीक है, एमीमीटर को एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। अब इस चीज़ को समझना है, इस एमीमीटर को रिप्रेजेंट तो किया ही जाता है, तो किस सिंबल के थ्रू, तो आपको ये याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी ऐसा सिंबल दिखे तो आपको समझना होगा कि दिस इज अ एमीमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, अब ये बातें आपसे फिर पूछी जाती है कि एमीमीटर इज कनेक्टेड इन विच सीक्वेंस। अब आप इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे, अभी आप रेजिस्टेंस की कम्बिनेशन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये हमेशा ही किस कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, तो आपको याद रखना होगा सीरीज में ऐड होगा। व्हाट इज़ सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाई एमीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एमीमीटर है जो लो रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं। अगर आप इसको पैरेलल में कर देंगे तो वो जो सर्किट प्रिपेयर्ड होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो आपके लिए क्या होगा, बेटर नहीं होगा। सो दैट्स इट, ये इसका क्या है, लॉजिकल रीजन है। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभी तो आपने देखा कि व्हाट इज़ करंट। ठीक है, अब हम ये बातें देखते हैं कि हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कैसे और क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आएगा, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कंडक्टर। ये भी आपसे पूछा ही जाता है, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ कंडक्टर आपको समझना है, तो आपसे ये पूछा जाता है तो आपको बताना होगा दोज मटेरियल विच अलाउड टू पास करेंट इज कॉल्ड कंडक्टर। इस ऐसा कोई मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, कंडक्ट करे। अब ये बातें आपको समझनी होगी, कौन से ऐसे मटेरियल होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। तो इसमें आपको समझना होगा, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं कि पहला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, कापर, और कापर एक तरह का क्या है, वो मेटल है। तो आपको ये बातें याद रखना होगी, जनरली ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स सारे जो मेटल हैं, मेटल्स के ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट आएंगे, इस चीज़ को हम अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझना चाहें तो हमारे मेटल्स के ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। मीन्स ऑल द मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जितने मेटल्स होंगे वो आपके कंडक्टर होंगे। ओके, उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये है कि आप देखते हैं कि एक गैस होता है जो आयोनाइज्ड गैस, आयोनाइज्ड गैस मतलब
वो अपने आयंस में ब्रेक हो, तो ऐसे जो भी गैस होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है प्लाज्मा। इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं हम क्लास 9th की क्लास में। पहला जो हमारा चैप्टर है मैटर में इस चीज़ के बारे में हम बता चुके हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। तो वहाँ पे ये बातें बोला गया है कि प्लाज्मा इज आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा जो होता है एक तरह की क्या होती है, वो आयोनाइज्ड गैस होती है। उसमें ये बातें बताई गई हैं कि प्लाज्मा स्टेट को आप कैसे प्रिपेयर्ड करते हो। तो उसमें क्या हुआ था कि एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया, उस वैक्यूम ट्यूब में कुछ नोबल गैसेस फिल कर दिए जाते हैं, और जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट की जाती है तो जो नोबल गैस के जो केटायन है और करंट की जो एनायन, आपस में दोनों क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होके वहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं। ओके, और जैसे ये स्पार्क जनरेट एक सेकेंड, हाँ सॉरी, जैसे ही स्पार्क जनरेट होता है तो ऐसे वहाँ पे मिलियंस ऑफ एनायन एंड केटायन आपस में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, जिससे वो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा स्टेट मैटर की एक ये चौथी स्टेट है, जिसको हम नॉर्मली देखते हैं कि ये ट्यूबलाइट में CFL, नियॉन लैंप, इन सारी चीज़ों में फिलअप किया जाता है। अब जब बातें आप देख रहे हो कि ट्यूबलाइट जो होता है, जैसे ट्यूबलाइट को आप नॉर्मली बोल देते हो कि इट इज़ आल्सो नोन एज मरकरी, इसको मरकरी भी बोला जाता है। मरकरी बोलने का रीज़न ये होता है कि ट्यूबलाइट में जो होता है, मरकरी को ही किस फॉर्म में फिलअप किया जाता है, वेपर के फॉर्म में फिलअप किया जाता है। ये भी बातें आपको याद रखना होगा कि मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, या एक ही ऐसा मेटल है जो हमारे मेटल्स की ग्रुप में किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस चीज़ को समझना होगा। अब आपके क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप अभी आगे पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी नोबल गैसेस फिलअप किए, जो हमारा वो आर्गन होता है। आर्गन को ही क्यों फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये नोबल गैस के ग्रुप में ये जो हमारा गैस है मैक्सिमम पाया जाता है। तो ये सारे रीज़न हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसके हम पॉइंट पे डिस्कस आपसे करते हैं कि जो ये कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में ही क्यों ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, रीज़न क्या है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा कंडक्टर है तो उसमें जो फ्री चार्ज को ही आप बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपको समझाएं तो आपको ये समझना होगा, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स समझ बैठिए, मैं आपको समझाऊँ नॉर्मली ऐसे। तो अगर कोई एटम हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, डोनेट करता है। या ऐसा कोई एटम हो जिसके आउटर मोस्ट सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7, तो वो दूसरे ग्रुप में चले आते हैं। बाकी आपको समझना होगा कि जिस किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी को क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स द कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने कंडक्टर हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में। अब ये रीज़न समझना है कि जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर में क्या होता है, मैक्सिमम पाया जाता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट बहुत ही ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। एक और भी रीज़न हो सकता है इस चीज़ को आपको समझने के लिए, जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है जिसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, जो पी जैसा थोड़ा सा बनेगा और इसको थोड़ा सा ऐसे झिकझिक कर देना। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कम होती है, जिस वजह से ऑल द मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयोनाइड गैस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
तो इसके आगे की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब आइए समझते हैं व्हाट इज़ इंसुलेटर। अपने कंडक्टर के बारे में आपने देखा समझा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इंसुलेटर। दोज मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे उसे आप क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। अब इंसुलेटर में आपको याद रखना होगा, इतने सारे प्लास्टिक हैं, वुड है, वॉल है, और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये भी बातें आपको याद रखना होगा, जितने सारे हमारे नॉन मेटल हैं वो सारे ही हमारे क्या हैं? जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना होगा कि ग्रेफाइट को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग ग्रेफाइट। एक्सक्लूडिंग ग्रेफाइट मतलब कि आपको ग्रेफाइट को उस ग्रुप में काउंट नहीं करना है। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको याद रखना होगा कि यह एक नॉन मेटल एलिमेंट है बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये एक एक्सेप्शन है। और इस चीज़ के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जितने प्लास्टिक और भी अदर हैं एग्जांपल और नॉन मेटल्स, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। अब ये इंसुलेटर होते क्यों हैं? मीन्स ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? इसका रीज़न क्या होता है कि इन सारे एटम में जो फ्री चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम। जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होगी, या ओवरऑल अगर अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अब होती क्यों है? इसका भी एक रीज़न ये है कि इसकी भी बातें आपको याद रखना हो कि अभी आपने जस्ट अभी देखा कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट चलना है आपको, कि यहाँ पे ये बोलना है कि ये इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। जिस वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बहुत कम, इतना नेग्लिजिबल होता है कि जिसको आप बोल सकते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये इसको समझते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप किसे बोलेंगे? तो दोज मटेरियल which are conduct electricity are not conduct electricity is called semiconductor। ऐसा कोई मटेरियल जो क्या करे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे और ना भी करे, मीन्स दोनों स्टोरी इसमें हो। इलेक्ट्रिसिटी कभी वो कंडक्ट करे कभी ना भी करे, दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अब इसके एग्जांपल के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो पहला हमारा जो एग्जांपल है एस आई। एस आई मीन्स आपको याद रखना होगा, एस आई को ही हम बोलते हैं सिलिकॉन। क्या बोलेंगे? तो सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है जी ई, जी को बोलेंगे जर्मेनियम। क्या बोलेंगे? जर्मेनियम, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है जी ए, जी ए को क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे गैलियम। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है? एस, एस को क्या बोलेंगे? आर्सेनिक। तो आपको ये सारे सिंबल समझ में आ गए होंगे। अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये सारे जो जो ये एग्जांपल दिया हूँ ये सारे ही क्या है? हमारे सेमीकंडक्टर हैं। क्यों सेमीकंडक्टर हैं? क्योंकि ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं भी करते। डेट्स वाई ये सारे ही हमारे क्या हैं? सेमीकंडक्टर हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि आपने अभी पीछे देखा कि जितने सारे कंडक्टर हैं, अगर उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझा जाए तो वो सारे हमारे क्या हो रहे थे? मेटल्स हो रहे थे। जितने सारे नॉन मेटल हैं वो सारे क्या हैं? हमारे इंसुलेटर हैं। अब बात आती है कि जो मेटल है वो कंडक्टर है, जो नॉन मेटल्स हैं वो सारे ही हमारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं। तो अब ये सेमीकंडक्टर क्या होगा? तो आपको केमिस्ट्री में ये बातें पढ़ाई जाएगी, बताया जाएगा। मेटलाइट्स, एक होता है मेटलाइट्स। अब मेटलाइट्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है
एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई ऐसा एटम जो क्या करता है, मेटल की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है और नॉन मेटल मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज अपने अंदर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो वैसे एटम को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, मेटलाइट्स। और जितने सारे मेटलाइट्स हैं वो सारे ही मेटलाइट्स हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अब एक चीज़ मैं और दूसरी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अब जो आपके मेटल्स थे तो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन। वही 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो 5 6 7 होगा। उसको आप नॉन मेटल बोल दिए क्योंकि वो क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है कि अभी मैंने आपसे बताया मेटोलाइट्स। अब मेटोलाइट्स में ये बातें कैसे आप समझ पाओगे, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये सिचुएशन ये होगा कि ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी करेगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करेगा और जब एक्सेप्ट करेगा तो नॉन मेटल की। और वैसा एटम जो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, उसी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला गया था, मेटोलाइट्स। और जितने सारे हमारे मेटोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सेमीकंडक्टर माने जाते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें मैं और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिए। अब जो हमारा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये जो दोनों हैं, इन दोनों का यूज आप देख रहे हैं कि इसको किसकी फॉर्मेशन में यूज़ किया, क्या बनाने में यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन कंप्यूटर चिप एंड आईसी। इन दोनों को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा सोलर प्लेट या सोलर सेल होता है, सोलर एनर्जी जो, इसको भी हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सोलर सेल या सोलर प्लांट, जो सोलर प्लेट जो बना होता है वो किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन की बनी होती है। अब ये बातें क्यों ऐसा होता है कि ये कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कभी नहीं करता है, ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, तो आपको याद रखना होगा कि वेरी नंबर ऑफ फ्री चार्जेज, वेरी मीन्स मतलब ये चेंज करता रहता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब वो चेंज होने से क्या इफ़ेक्ट आता है, तो अब आपको याद रखना होगा कि कभी इसमें क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर होगा कभी क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेज, कभी लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेज, जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेज होगा तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और कभी क्या होगा, स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेज, उस सिचुएशन में करंट क्या होगा, लो होगा। अब ये लो एंड हाई कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको देखना होगा कि जब हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है यदि वो पूरी तरह से क्या है, प्योर हो, प्योर होगा तो उस सिचुएशन में उसमें जो नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेज होगा मीन्स नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, काफ़ी मात्रा में होगा, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा। और यदि वही हमारा सेमीकंडक्टर क्या हो जाए, इम्प्योर हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो लेस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, तो इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। और जो भी आपका सजेशन हो आप मुझे बताएं, मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं। ओके, थैंक यू, बाय।